नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। महाराष्ट्र में वसूली कांड के बाद अब दलाली कांड सामने आने पर सियासी बवंडर मचा हुआ है। बीजेपी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। इसी मसले को लेकर आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही इस मामले में उद्धव ठाकरे की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद भी उद्धव ठाकरे चुप थे और अब ट्रांसफर पोस्टिंग का दलाली कांड सामने आने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी हुई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो इस पर। इस बीच शिवसेना भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि लेटर बॉम्ब यानी कि परमवीर ने जो लेटर लिखा था वो तो फुस हो गया। संजय राउत अब ये भी कह रहे हैं कि घूमते रहिए बीजेपी कागज लेकर, सरकार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास बहुमत है। में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहां हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहां की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? तो ऐसे लेटर का क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। और मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूं जहां बीजेपी की सरकार है और वहां के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम फुस हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन वाजे को लेकर बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है कि होटल ट्राइडेंट में वाजे के लिए रूम बुक कराया गया था 100 दिन के लिए। 100 दिन के लिए ये रूम बुक कराया गया था और एक ज्वेलरी कारोबारी के जरिए एक लग्जरी स्वीट को 100 दिनों के लिए बुक कराया गया था। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कमरा बुक कराने वाले कारोबारी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। यानी कि जिस कारोबारी के जरिए सचिन वाजे के लिए कमरा बंद कराया गया, ये कमरा बुक कराया गया, उस कारोबारी पर धोखाधड़ी का केस ऑलरेडी दर्ज है। आरोपी कारोबारी ने वाजे के स्वीट के लिए 25 लाख रुपए भी अदा किए हैं। इसकी जांच भी लगातार आपको बता दें कि एनआईए कर रही है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में एक होटल के अंदर वाजे जाते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ एक महिला है, महिला के हाथ में एक कहा जा रहा है कि नोट गिनने की मशीन है और वाजे के हाथ में 5 बैग हैं। तो ये 5 बैग थे, तो इनके अंदर क्या था? क्या इनके अंदर वही वसूली का पैसा था जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है? इसकी जांच भी लगातार चल रही है। अभी बहुत से खुलासे इस पूरे मामले में होने बाकी हैं। से बात करते, जानने की कोशिश करते हैं कि बुकिंग किसने करवाई थी। हाँ विशाल भाई, एक्चुअली वही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फिर ये बुकिंग आपने की थी ना ट्राइडेंट में? हाँ राइट। और कौन से दिन से कौन से दिन के बीच में की थी? ये फर्स्ट का बुकिंग हुआ था 25 जनवरी को। हाँ, और कितने दिन के लिए थी? फर्स्ट बुकिंग था इसका कुछ 4-5 दिन का था, फर्स्ट वाला बुकिंग था। हाँ, और उसके बाद में फ्रिक्वेंटली 3 बार और हुआ था, जो 2-3 दिन का था, छोटा छोटा बुकिंग। हाँ, और हमारे पास बुकिंग आया था, वो सुशांत खामकर के नाम पे आया था, क्या सुशांत खामकर के नाम पे बुकिंग है। हाँ, और ये बुकिंग जो आया था वो एक जबरी बाजार का बिजनेसमैन है, मनीष छाजेड़, उनके थ्रू आया था। मनीष छाजेड़? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने रूम बुक करवाया था सचिन वाजे के लिए? हाँ राइट।
सचिन वाजे के लिए नहीं करवाया था, सुशांत खामकर के लिए करवाया था। हाँ, लेकिन सचिन वाजे ही सुशांत खामकर है ना, ये तो अभी प्रूव हो गया। वो तो हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास जो थे, सुशांत खामकर के नाम से बुकिंग चाहिए था, बुकिंग रिसीव्ड हुआ, हमने बुकिंग भेजा होटल को, तो हमारे पास तो पूरा सुशांत खामकर के नाम से ही था सब कुछ। तो वी वर नॉट अवेयर कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास जो नाम आएगा हमें तो वही नाम पे बुकिंग करना पड़ेगा ना। हाँ, और ये पेमेंट भी मनीष छाजड़ ने ही किया था सचिन वाजे के लिए। हाँ। ओके, और कितने का 25 लाख का बिल आया था होटल का टोटल? नहीं, इतना कुछ था नहीं। इसका अब तक लगभग कुछ अभी बिल हुआ है, अब तक का 2 लाख के आसपास का बिल हुआ था अब तक तो उसका। ओके। बाकी अगर होटल में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कुछ कंज्यूम किया होगा, जैसे फूड लिया होगा, लॉन्च सर्विस लिया होगा बाई चांस, तो उसका पैसा वो होटल में देना पड़ता है, वो हमें नहीं देना पड़ता उनको। तो उनके से वो अकेले रहते थे या और भी कोई साथ में रहता था उनके? नहीं, वो तो ऐसे पता नहीं। वो तो बुकिंग जो था वो सुशांत खामकर के नाम पे था, सिंगल ऑक्यूपेंसी का। अगर उनसे एक्स्ट्रा आता है बाई चांस, तो एक्स्ट्रा पैसा वो होटल में होटल में देना पड़ता है, डायरेक्ट दे देता। तो इस बातचीत को सुनकर ये तो समझ में आ गया कि कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। सचिन वाजे के लिए रूम बुक कराया गया, लेकिन सचिन वाजे के नाम पर नहीं कराया गया, एक फर्जी नाम से सुशांत खामकर जो नाम बताया जा रहा है, इस नाम से रूम बुक कराया गया। ये इस शख्स का कहना था, जिनसे हमारी संवाददाता ने बातचीत की, और उसका कहना था कि इसकी पेमेंट एक थर्ड शख्स ने की, जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है। उस शख्स ने सचिन वाजे के लिए फर्जी नाम से बुकिंग कराई, और सचिन वाजे उस होटल में जाया करते थे, रुका करते थे। इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस बीच नए नए किरदारों की भी एंट्री हो रही है। आज की डिबेट की मैं शुरुआत करूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की डिबेट के हमारे सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि एंटीलिया केस की जांच चल रही है, क्या महाराष्ट्र सरकार पर इस जांच की आंच आएगी? वसूली गैंग का आका कौन है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री इस पर मौन क्यों है? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर धमाका हुआ है, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि जो लेटर बॉम्ब है ये फुस हो गया, ये पटाखा बन गया है? इसके अलावा एक और सवाल है कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है, और जो सवाल बीजेपी पूछ रही है कि वसूली दलाली का किससे मिला माल। इन तमाम सवालों की हम पड़ताल करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। कौन कौन लोग मेरे साथ हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं अपने पैनल से सबसे पहले, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और शिवसेना के नेता अभिषेक अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और एलएन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अभिषेक अग्निहोत्री जी आपके पास आ रहा हूं। वसूली का माल किसे मिला ये पूछ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये पूछ रही है बीजेपी। मुझे लग रहा है शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। अगर मुकेश त्यागी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुकेश जी, आपको क्या लग रहा है इस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आज मुलाकात की है, और देवेंद्र फडणवीस वो शख्स हैं जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार अटैकिंग हैं, लगातार हमलावर हैं अघाड़ी सरकार पर, और वो महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार को वो महावसूली सरकार कह चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या डाउट आपको हो रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो है वहां के मुख्यमंत्री रहे, उस तंत्र से बहुत उनकी अच्छी वाकफियत है, वो सिस्टम को समझते हैं, और उन्होंने खुलासा किया था कि सचिन वाजे को थोड़ी आवाज है, थोड़ी जरा देखिए, वो फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं और वहां के सबको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और वहां के विपक्ष के भी नेता हैं। तो मैं समझता हूँ फडणवीस जी के बारे में इतनी जानकारी है। आज ही बताया कि 5.6 जीबी का डेटा उनके पास में है, कि पहले लगभग के डॉक्यूमेंट आते थे, अब वो समेट उसमें गए हैं। तो उन्होंने अगर एलिगेशन लगाए हैं तो वो बेबुनियाद एलिगेशन नहीं लगाएंगे। वो जिम्मेदार राजनेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जहां तक देखिए इसमें का दूध पानी का पानी, इसमें कहीं कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है नहीं। एक मानी के लेकिन इस व्यक्ति को रिलेट किया गया वाजे को कि फडणवीस के ऊपर प्रेशर आया था कि आप इसको रिलेट करिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया रिलेट करने के लिए। और इनका भी गाइडेंस के अंदर जो रूम क्या था, जो बिना आधार का वाजे एंटर किए थी, आप समझते कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के वो इतना बड़ा काम कर बैठेंगे जी। खुद गाड़ी से उतर करके जिलेटिन की रॉड वहां पे रख के आते हैं,
और मास्क पहनकर और कुर्ता पहनकर के वो अपनी इनोवा में बैठ के चले जाते हैं। इसके अलावा मनसुख हत्या हो जाती है और तमाम ऐसे एविडेंस सामने आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय SIT, मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये मामला भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार देश की आर्थिक नीति को उखाड़ फेंकता है। मोदी जी को देखिए, मुख्य आते ही कई ऐसे IPS और IAS और IFS ऑफिसर को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया, के ऊपर दाग थे ब्यूरोक्रेट्स को। LK अडवाणी, जिनका जब जैन हवाला कांड में नाम आया तो उन्होंने स्वतः ही उनका रेजिग्नेशन दे दिया, 98 में दोबारा चुनाव जीत के आ गए। तो अगर क्यों नहीं अनिल, डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने अपने चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस को तो हटा दिया और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कोई चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप अपने आप को बेदाग कह रहे हैं, क्योंकि ये सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट जो API था उसको डिमोट करके, जो API की पोजीशन थी उसको डिमोट करके आपने API किया और सारे संवेदनशील केस को दे दिए और होम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि होम मिनिस्टर की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पहले इस्तीफा दे वहां से दरकिनार हो जाए, उसके बाद स्वतः SIT इन्वेस्टिगेशन की मांग करें या कोई सिटिंग जज की मांग करें, CBI की मांग करें और उसका दूध पानी कर दे। क्यों डिपेंड कर रहे हैं अपने आप? ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं, मैं पूरे पैनल के पास लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मुझे पहले दिखानी है। एंटीलिया केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि NIA ने सचिन वाजे के खिलाफ UAPA लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, UAPA NIA ने लगाया है सचिन वाजे पर। आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले तक ATS इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ATS ने इस मामले को अब NIA यानी कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको हैंडओवर कर दिया था और NIA ने इस मामले में अब सचिन वाजे पर UAPA एक्ट लगाया है। और ये UAPA एक्ट ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है ये UAPA एक्ट, यानी कि इस मामले में अब NIA बहुत सख्त कार्रवाई के मूड में है और जांच इस मामले में जो चल रही है उसको लेकर NIA अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मैं अभिषेक जी के पास वापस से लौटता हूं। अगर अभिषेक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, पहले बताइए। अभिषेक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? लाइव जी हाँ। अब मैं चाहूंगा आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि वसूली का माल किसे मिला, ये सवाल उठा रही है बीजेपी, क्योंकि अब तो एक और रैकेट का खुलासा हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दलाली ली गई है, मोटा पैसा लिया गया, इस तरह की जानकारियां अब सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। मनीष गुप्ता जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं उनके पास चल रहा हूं। मनीष जी, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत ज्यादा अटैकिंग है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जिस तरह का रुख अभी तक सरकार का देखने को मिला है, जिस तरह का रुख शिवसेना का देखने को मिला है, क्या नहीं आपको लगता है कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड इस पूरे मामले को लिया जा रहा है? संजय राउत इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि आप घूमते रहिए कागज लेकर, हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास बहुमत है। देखिए, ये उनकी गीदड़ भभकी है। वो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस भारतवर्ष के सबसे चतुर राजनीतिज्ञ कोई हैं तो श्री शरद पवार जी हैं। ये अलग बात है कि आज वो धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सबसे चतुर राजनीतिज्ञ से उनका पाला पड़ा हुआ है, इसलिए इस तरीके के बयान देके वो अपनी स्थिति को प्रासंगिक बनाए रख रहे हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस तो बीजेपी के पास नहीं जा सकती, लेकिन एनसीपी कभी भी शिफ्ट होकर बीजेपी के पास चली जाएगी। इससे पहले भी एक बार उनकी मिलीभगत हो चुकी थी जब अजय पवार जी को जो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो कभी भी हो सकता है। इसलिए उस बात को मेंटेन करने के लिए, अपने अंदर के भय को घटाने के लिए, अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश में वो कह रहे हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अरे भाई, जब कोई खतरा नहीं है तो मुंह से क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए रहे हैं कि खतरा आसपास नजर आ रहा है। जैसे हम कहीं परिवार के साथ जाते हैं, हमें डर लगता है सुनसान रास्ते पे, तो हम बच्चों से कहता है नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तो यहाँ कोई शेर चित्तर नहीं आएगा, कोई लुटेरे नहीं आएगा। दरअसल उस समय हम भी डर रहे होते हैं, हमारी पत्नी भी डर रही होती है, हमारे बच्चे भी डर रहे होते हैं, लेकिन जस्ट टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन द डाउनलाइन, इन द वाइफ, इन द हार्ट ऑफ वाइफ एंड किड्स,
हमें इस तरह के बयान देने होते हैं। वही उद्धव ठाकरे के जो है प्रवक्ता जी श्री संजय राउत जी ऐसे बयान दे रहे हैं। आगे उनकी समस्या ये है कि उनका डर ये है और उन्हें अंदर से ये भी पता है कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बदलें कि कहीं खुदरा बीजेपी के पास चले जाएं कि साहब हमें बचा लो और हम अंदर से सेटिंग कर लेते हैं, जो हुआ उसे जाने दो और सरकार मिलजुल के बना लेते हैं। तो राजनीति आप जानते हैं संभावनाओं का खेल है। तो कभी बीजेपी एनसीपी और कभी शिवसेना बीजेपी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अलग बात होगी, बट ऐसी संभावनाएं भी आ सकती हैं और राजनीति में ऐसा सोचना असंभव नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए सावधानी से दिए गए बयान है ये। ठीक है, मैं एलन राव साहब के पास चल रहा हूं। पुलिस से रिटायर हैं और एक वरिष्ठ पद से रिटायर हैं। राव साहब, इन सब के बीच में देखिए पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन अब पुलिस की भूमिका को लेकर इसमें बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की एक सीनियर आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला एक रिपोर्ट देती हैं। वो रिपोर्ट सीएम उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचती है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अफसरों को एजेंट कहा जा रहा है। तो ये तो सीधे तौर पर मतलब पुलिस की छवि के लिए, इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि राजनीति में पिस रही है पुलिस? देखिए, राजनीति में राजनीतिक दबाव में कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई ये एलिगेशंस लगाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेन देन है तो इससे खराब बात नहीं है। ये बहुत ही पुलिस के लिए बदनामी की बात है और राजनीति के लिए भी बदनामी की बात है। और राजनीति में इस प्रकार के एलिगेशंस एलिगेशंस लगते रहते हैं, जैसे कि अभी लग रहे हैं, इस केस में भी लग रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जो उनको शूट करता है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, साथ साथ एलिगेशंस के साथ इसकी इंक्वायरी करना जरूरी है, खाली एलिगेशन लगाना काफी नहीं है जी। क्योंकि इस मामले में जांच तो चली रही है, लेकिन बहुत सारे नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं कि किस किस अफसर के कब कब तबादले किए गए और तबादले कराने वाले कौन कौन लोग थे, ये नाम भी सामने आ रहे हैं अभी। हाँ रोहित जी, ये जब इंक्वायरी होगी इस मामले में डेफिनेटली ऐसे एलिगेशंस की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। इससे पुलिस फोर्स में और पब्लिक में अगर इसकी इंक्वायरी का सही रिजल्ट सामने आएगा तो दोनों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर कोई स्वच्छ अपनी उसकी छवि के आदमी है तो वो ऐसी एलिगेशंस लगने नहीं देंगे अपने ऊपर। और इंक्वायरी में जो आ रहा है, जो आदमी इन्वॉल्व है, कौन आदमी क्या इसमें अपना कार्टेल बनाकर ट्रांसफर करवा रहे हैं, अपने चाहते लोगों को ट्रांसफर करा रहे हैं या पैसे देकर ट्रांसफर करा रहे हैं, ये सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये बात तो आ जाएगी कि हाँ किसी ने कहकर ट्रांसफर कराया या प्रेशर में आकर किया, लेकिन किसी ने पैसे लेकर या पैसे देकर ट्रांसफर कराया है, ये साबित होना इंक्वायरी में भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पैसे के लेन देन की कोई सबूत होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि किस प्रकार से कौन आदमी जो काबिल नहीं था वो उस पोस्ट पे लग गया और जो काबिल आदमी था उस पोस्ट को वहां से हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें तो इंक्वायरी में आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी बात सच्चाई सामने आती है तो ये पुलिस विभाग के लिए और पूरे गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय, इन दोनों के लिए ही एक बहुत ही दुखद बात है। और मैं समझता हूं कि ऐसी ये एलिगेशंस लगने ही नहीं चाहिए। और ये एक बात और भी सही है कि एलिगेशन जब लगते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता है उसमें। अगर कहीं आग नहीं है तो धुआं अगर है तो कहीं ना कहीं तो कोई बात होती है। तो कोई बात तो है जो ऐसी बातें कोई एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन इस एलिगेशंस के इंक्वायरी के बाद अगर सच्चाई सामने आती है तो उसके लिए जो भी जिम्मेवार आदमी है, जो भी जिम्मेवार ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून के दायरे में रहते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए और उसको रोकना नहीं चाहिए। चाहे वो सरकार की तरफ से रुकावट पैदा करता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है इसमें। जी ठीक है, अभिषेक अग्निहोत्री जी से हमारा संपर्क हो गया है, शिवसेना के नेता हैं, 2 बार बात नहीं हो पा रही थी। अभिषेक जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। अभिषेक जी, अब आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि वसूली बहुत हो रही है। परमवीर कलेक्टर ने यह खुलासा किया कि भाई 100 करोड़ रुपए महीने का टारगेट दिया जाता था और कि 100 करोड़ रुपए महीना उगाही करके दो। अब दलाली का रैकेट खुल रहा है सामने कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है। एक सीनियर आईपीएस की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट पर भी चुप्पी साधे रखी, इस रिपोर्ट पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। अब बीजेपी इस चुप्पी को तोड़ रही है और वो कह रही भैया बताओ पैसा कहां जा रहा है, किसको मिल रहा है ये माल। राज्यपाल के पास गए, इसको लेकर शिकायत की, उनसे कहा कि आप इंटरफेयर कीजिए इस मामले में। देखिए, राज्यपाल और वर्दी का प्रयोग भाजपा बहुत अच्छे से कर लेती है, इससे कोई छुपा नहीं है कुछ।
23 नवंबर 2019 को राज्यपाल का जो है विश्वास लेते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री जल्दबाजी में देवेंद्र फडणवीस जी बने थे, उसी प्रकार से मुंबई से लेकर दिल्ली लगातार वो दौड़ रहे हैं। उनको जांच का इंतजार नहीं करना, बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी हो रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं, देखिए आरोप एक अलग चीज है, लेकिन रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट है, रश्मि शुक्ला जो एक सीनियर आईपीएस रही हैं, उनकी तो रिपोर्ट है, ये तो कॉन्क्रीट एविडेंस है ना, उनकी रिपोर्ट है ना, उसकी रिपोर्ट के बाद ही तो सवाल उठे हैं ना। उनकी ईमानदारी जाकर तब होती जब उनके ऊपर तलवार लटकती है। वहाँ समझिए आप, ये मौका कौन सा मौका उनके पास था कि आज उनकी ईमानदारी जागी है। उसके बाद उन्होंने पत्र मुख्यमंत्री संपर्क तो कभी भी कर सकते थे। वो मुंबई के कमिश्नर थे, यदि वो किसी प्रेशर में काम कर रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री को सूचना देनी चाहिए थी। अभिषेक जी, राज्यपाल पर यदि कोई राज्यपाल पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते थे, तो आज सर्विस तो आज भी वो है। अभिषेक जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखिए और सुनिए, 16 महीना हो गया सरकार चलाते हुए, पूरी 5 साल सरकार चलेगी। आप लोगों को जो करना, विपक्ष में अच्छी भूमिका निभा रहे, आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही चलेगी, लेकिन आप हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। राज्यपाल पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, समस्याएं राज्यपाल पर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। उसका निराकरण करना सरकार का काम है। डे वन से हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, अपने स्तर से वो भी जांच करा रहे हैं। वो बोल ही तो नहीं रहे, दिक्कत तो यही है, जब से परमवीर सिंह ने लेटर लिखकर आरोप लगाया है, वो मौन है, बोल ही नहीं रहे हैं। यही तो सवाल भी उठा रहे हैं। आज भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि उद्धव ठाकरे की चुप्पी सवाल उठाती है। उद्धव ठाकरे इस मामले में चुप क्यों है, ये सवाल उठाती है चुप्पी। केशर पांडे जी का बिहार चुनाव से पहले प्रयोग कैसे किया गया, किसी छुपा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण किस तरह से आगे दी गई, किस तरह और कंगना रनौत के केस में क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी केस में क्या हुआ, करते हैं आप लोगों ने अर्नब गोस्वामी को और क्या बात है, कंगना रनौत को अपनी दुश्मनी का शिकार बनाया। उन्होंने आपकी ताकत को चैलेंज किया, आपने उनको दिखाया कि कैसे कानून का लाभ उठाते हैं। वर्दी का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग आपसे बेहतर कोई नहीं करता। आप राज्यपाल की संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, महाराष्ट्र को बर्बाद करके रखा हुआ है। अरे बिल्कुल, आपने अर्नब गोस्वामी साथ क्या किया, आपने कंगना के साथ आपने क्या किया, कंगना रनौत के साथ आपने क्या किया। आपको हाईकोर्ट से फटकार लगी, तब आपको समझ में आया कि कंगना रनौत साहब ने गलत किया, गलत किया आपने। नहीं, सत्ता के लालच में अंधे मत होइए। पहले भी आप पुत्रमोह में अंधे हैं। सत्य की बात करिए, राज्यपाल पर आरोप लगाना बंद करिए, निष्पक्ष बात करिए, सत्ता के मन में अंधे ना होइए। निष्पक्ष आप किसी को रहने दे तब ना। अरे क्यों आप लोग करते हैं, आपका पुलिस का कमिश्नर आप पर आरोप लगा रहा है और आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका पुलिस का आपका गृह मंत्री जो सीधे मिलता है और आप रिपोर्ट नहीं देते, आप वो वसूली कर रहा है, उसके पास नकली आधार कार्ड है, उसके पास फर्जी सारे हैं। मुकेश जी आप भी आइए, डिबेट में। ये तो शिवसेना वाले तो ये कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं मानते हैं, परमवीर सिंह के लेटर की कोई सत्यता नहीं है, दलाली के आरोपों की कोई सत्यता नहीं है, हम 5 साल सरकार चलाएंगे, जो करना हो कर लो, खुली चुनौती है, जो करना हो कर लो। ये घमंड है इनका। विपक्ष का अच्छी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष में भूमिका निभाइए। मुझे बोलने दीजिए रोहित जी। हाँ, मुकेश जी को बोलने दीजिए, मैंने मुकेश जी को बोला। मुकेश जी, हाँ। रोहित जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर जिस प्रकार से आपने स्पॉटलाइट डाली है और दूध का दूध पानी किया है, ये बहुत सराहनीय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे 3 शेर याद आ रहे हैं और मुहावरे भी। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, खिसियाती बिल्ली खंबा कसौटी। अभी महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल तिलमिला चुकी है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी के ऊपर जो है प्रोब का ऑर्डर किया कि इनको ये प्रोब किया जाए, इन पे किसका प्रेशर है। अरे अगर उनको प्रेशर है तो वो खुद ही बोल देंगे कि हमें प्रेशराइज किया गया, वो इतने बड़े आदमी हैं। तो शिवसेना इतने नीचे स्तर पर गिर चुकी है। पूरी महाअघाड़ी सरकार का जो पतन हुआ है, नैतिक पतन हुआ है, मैं समझता हूँ इतना बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं होगा। हर प्रकार से प्रतिशोध लेने की बात करते हैं, चाहे कंगना रनौत हो,
चाहे कोई टीवी चैनल हो, ये पिक्चर शो राजनीति से चला रहे हैं, ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव नीति चला रहे हैं। ये पैसा वसूलने के चक्कर में इनको लगता है कि ज्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी, यही मौका है, सुनहरा मौका है, हर तरीके से 360 डिग्री पैसा वसूल लो। अभी रश्मि शुक्ला जी की बात आपने करी, आपको पता है रश्मि शुक्ला जी एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनको जब उन्होंने विसिल ब्लोई की, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो उनको हटा दिया गया वहां से, और जिन जिन अफसरों के नाम उन्होंने लिए उन अफसरों को पदोन्नति दी। ये कहाँ का नैतिक अधिकार है? क्यों और उस बात अभिषेक जी क्यों ऐसा करते हैं? विसिल ब्लोअर पर क्यों एक्शन ले लिया जाता है? विसिल ब्लोअर के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जब तक परमवीर सिंह कमिश्नर थे सब ठीक था, लेकिन जब उन्होंने विसिल ब्लो किया तो वो पराये हो गए, वो झूठ बोलने वाले हो गए। तो ये तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये फंस गए चारों तरफ से। ये जो है अपने ही जान चुके हैं। अच्छा, इनके 3 अखाड़ी सरकार, 3 पहियों पर चलने वाली सरकार है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। पवार साहब इनको एक संरक्षण दे रहे हैं, गार्डियन। तो अब ये नहीं पता लग रहा कि सरकार को कौन चला रहा है। तो एक प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर रोहित जी अराजकता आ चुकी है, भ्रष्टाचार परम सीमों पे है। हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब मुकेश अंबानी जी के यहाँ जिलेटिन की रॉड रखी जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक कॉमन आदमी के सुरक्षा क्या रहे उस महाराष्ट्र सरकार के अंदर। एक तो कोरोना का संक्रमण चल रहा है और दूसरा भ्रष्टाचार का संक्रमण चल रहा है। मैं समझता हूँ दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि वेव लगातार महाराष्ट्र में सबसे महागाड़ी सरकार आई है, लगातार करप्शन वेव आती चली जा रही है। हफ्ता वसूली तो आप जानते ही हैं। कोई ऑटो वाला की बात आप कोई बेचारा रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। एंकर महोदय, मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए। करप्शन की रिपोर्ट मैं इनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किस करप्शन की बात आप कर रहे हैं? करप्शन आप करते हैं, भ्रष्टाचारी आप लोग हैं। आप कारण दे दीजिए जिसमें आपने कोई काम किया हो, एक कारण दे दीजिए। मुझे एंकर महोदय 10 सेकंड का ऐसा मौका, मनीष से बोले 10 सेकंड रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 10 सेकंड। अरे भाई साहब, आप एक उदाहरण दे दीजिए जो आपने ठोस काम किया महाराष्ट्र के लिए। अगर आज आप भाजपा वाले समस्या बहुत बड़ी है, पात्रा को फॉलो करते हैं, उसके बाद किसी बोलने का मौका नहीं देते। एंकर महोदय, इनको शांत करिए। मैं 10 सेकंड आपसे कहना चाहता हूँ। आपने एक उदाहरण दे दीजिए महागाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र की जनता के। बिल्कुल, एक उदाहरण। मैं महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ गए। बाकी का पैनल मेरे साथ एज इट इज है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका कनेक्शन टूट गया था, तो मैं भी पहला सवाल बृजमोहन जी के पास ही लेकर चल रहा हूं। बृजमोहन जी, बीजेपी वसूली के आरोप तो लगा ही रही है, साथ ही ये कह रही है कि महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महावसूली अघाड़ी है, जो पुलिस वालों से भी वसूली करती है, व्यापारियों से भी वसूली करती है, कारोबारियों से भी वसूली करती है। ये सारी वसूली बीजेपी के माननीय नेतागण और उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में बसा हुआ है। 5 साल पहले जब वो लोग थे तो जो करते थे वही चीज उनको अभी याद आ रही। उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये अघाड़ी की सरकार है और इसमें ऐसा ना कोई कर सकता है, ना हम किसी को करने दें। मैं एक बात मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया जी कि देवेंद्र फडणवीस साहब चाहते क्या हैं। वो जिलेटिन की छड़ों से शुरू हुए और चलते चलते दिल्ली, फिर मुंबई, फिर नागपुर, फिर वापस दिल्ली, फिर बंबई। निश्चित रूप से हम विपक्ष के भावनाओं का सम्मान करते हैं और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार भी, लेकिन सरकार विपक्ष के किसी भी मुद्दे को गुण दोष के आधार पर देखती है कि इसमें कोई वास्तविकता है भी या नहीं। वसूली वाजे, अगर जो परमवीर सिंह जी के पत्र में जो लाइन लिखी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे बाजे ने ये बताया, पाटिल साहब के माध्यम से पता लगा उनको कि वसूली करना है, वसूली होना और वसूली करने में तो जमीन आसमान का फर्क है। और ये एक 2 अधिकारियों के बीच की बात है। उन्होंने आमने सामने बैठकर अपने सामने अपने एसीपी को बैठाया होगा कि मैं इधर से आपको एक ट्वीट करता हूं और ये ट्वीट आप उधर से मुझे कर दो। तो ये चिटचैट जो है, ये इस प्रकार की जो चिटचैट है, और इस पर देखिए कि अभी जो आज हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया, आप देखिए खुद परमवीर सिंह जी ने अपने खुद की जो भावना है उसका उल्लंघन किया है। एक तरफ वो अपने पत्र में लिखते हैं कि मेरा जो जूनियर स्टाफ था वो सीधा जाके गृह मंत्री जी से मिलता था, मुझे बाईपास करता था।
और उन्होंने खुद ने मुंबई हाई कोर्ट आप ये बात तो मान लेते हैं परमवीर सिंह की, ये वो बात नहीं मान रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ महीना की वसूली का आदेश दिया था। डकैती करना और डकैती की योजना बनाना दोनों ही अपराध हैं, अलग अलग धाराओं में दोनों अपराध हैं। यहाँ अगर डकैती की योजना बन रही है तो ये भी गलत है और आपकी सरकार इसकी दोषी है। डकैती की योजना बनाना भी दोष है। हमारी सरकार बिल्कुल अच्छे ढंग से काम कर रही है और हमने डकैती वो किया अच्छा ढंग आपका दिख रहा है कि आप 100 करोड़ की तैयारी कर ली, आप उसको होटल में जगह दे दी, आधार कार्ड बना के दे दिया और इसे व्यवस्थाएं कर दी और आप कह रहे हैं हमारी सरकार सही से काम कर रही है। महाराष्ट्र की जनता 3.5 साल बाद हमको इसका परिणाम पत्र देगी। आप चिंता ना करें, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, जनहित के काम कर रही है। आपका काम है आवाज उठाना, आप आवाज उठाते रहिए। हमारा काम है सरकार चलाना। हमारा काम है कान बंद रखना, काम बंद रखेंगे क्यों? हमारा काम आंख बंद रखना है, कान बंद रखना है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा 5 साल के लिए सत्ता मिल गई। नहीं, मैंने कहा आप आवाज उठाते रहिए। आप जहाँ पर हम लोग विपक्ष पे हैं वहाँ हम लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जी, इस तरह के आरोप लगना भी तो सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के आरोप लगना भी तो सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी के साथ थे और बीजेपी की सरकार में थे, अब आप कांग्रेस के साथ है, शिवसेना की सरकार में है और आगे कौन क्या होगा ये कोई नहीं जानता। गुप्ता जी मैं एक बात कहूँ, यदि आप बुरा ना माने तो बुरा मानिएगा। मानेंगे क्या है, फडणवीस साहब को राजनीति अभी समझ ही नहीं आ रही है। किसी ने बोला छड़ों पे चलो तो छड़ों पे दौड़ पड़े, फिर किसी ने कहा नहीं छड़ों पे नहीं, अभी अपने को स्कॉर्पियो पे दौड़ना है तो स्कॉर्पियो पे दौड़ने लगे। फिर किसी ने कहा नहीं स्कॉर्पियो नहीं, अभी मनसुख को देखना है आपको, मनसुख पे दौड़ने लगे। फिर किसी ने कहा नहीं बाजे आ रहा है तो बाजे पे दौड़ने लगे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है। ये तो तय कर दीजिए आप चाहते क्या हो। मनीष जी कहने का मतलब ये है, मनीष जी कहने का मतलब ये है कि आप आरोप लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनीष जी कहने का मतलब ये है आप आरोप लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी भी आरोप लगाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ऐसी सरकार चलाएंगे। भाई साहब मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने क्या पूछा। पर जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि फडणवीस साहब या भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। यही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये मुकेश जी बताएंगे। एक मिनट रुकिए, ये मुकेश जी बताएंगे। मुकेश जी बताइए ना क्या चाहती है। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, हम तो सरकार चलाएंगे, 3.5 साल बचे हैं और ऐसे ही चलाएंगे। आप लगाते रहिए जो आपको आरोप लगाने। महाराष्ट्र की जनता ने आपको अधिकार दिया है कि आप सोतों को जगाओ, आप जगाते रहिए, कोई चिंता नहीं है। हम लोग तो आप सोने का नाटक कर रहा हूँ कोई नहीं जगा सकता। आप सोने का नाटक कर रहे हैं, आपने आंखों पट्टी बांध रखी है, गांधारी की तरह पट्टी बांध रखी है आपने। आपको कोई नहीं जगा सकता, आपने जगना ही नहीं है। मनीष भाई कोई नहीं, मनीष भाई ना आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ना हम लोग सो रहे हैं, हम लोग जग रहे हैं और जगकर हमारी सरकार वो सारे काम कर रही है जनहित के लिए जरूरी है। जो हमारा वायदा है उसको वायदे को हम लोग पूरा करेंगे, एक संकल्प हमारा पूरा होगा। और बिल्कुल जानिए कि 3.5 साल बाद भी 5 साल का मैंडेट हम लोग। सर उद्धव ठाकरे के मौन पर सवाल उठ रहे हैं, जरूरत नहीं है। अभिषेक अग्निहोत्री आप एक रिएक्शन दे दीजिए इस पर। उद्धव ठाकरे के मौन पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों चुप हैं उद्धव ठाकरे, जरा ये तो बता दीजिए। दरअसल अंकल मतलब आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुझसे पूछ रहे हैं, हम लोग जो है नहीं मैं अभिषेक जी से पूछा, ज्यादा तेज आवाज करने से बेहतर काम करने का विश्वास करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी डे 1 से इस बात को कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष तरीके से जांच करा रहे हैं। यदि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग होगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग करती है भाजपा, ये किसी छुपा नहीं है। वरना क्या करेंगे, हो चाहे अभिषेक जी वरना क्या करेंगे, वरना क्या करेंगे अभिषेक जी, वरना क्या करेंगे। आप सुन लीजिए भाई मनीष जी आप मुस्कुरा के किसी आप भी बोलेंगे क्या? डिबेट खाली आप ऑर्गेनाइज की जाती है। हाँ सुनिए आप जिस डकैती की बात कर रहे हैं, मैं डकैती आपको बताना चाहता हूँ। डकैती आपने कहाँ डाली है? 23 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है नवभारत टाइम्स पेपर में। उसमें क्या प्रस्तुत होता है, 33 करोड़ पौधे लगाने का सपना देखती है भाजपा सरकार जो आपकी महाराष्ट्र में बनी होती है। पूर्व राज्य मंत्री आपके पूर्व मंत्री होते हैं सुधीर मुनगंटीवार, ठीक है। 2438 करोड़ रुपए भाजपा प्रस्तुत करती है कि इनका इतना खर्चा हमारे पौधा रोपण में आया, लेकिन 50 करोड़ रुपए गुजारा आप लोग पकड़ा जाता है जो 23 मार्च समझ रहे ना। अगर भाजपा ने इतना किया है तो हम इतना करेंगे। अगर भाजपा ने इतना किया हम इतना करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई भाजपा ने कुछ गलत किया होगा तो आप भी गलत करोगे क्या? आपको तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। आप दूसरे के काम को बता के अपना काम बता रहे हैं कि हमने छोटी चोरी की है।
अरे सर बताइए 100 करोड़ में से 80 करोड़ कहाँ गए, 20 करोड़ कहाँ गए? जिस वसूली की बात है जो हुई नहीं, आप उसके लिए एलिगेशन लगा रहे हैं। वो दस्तावेज दिख रहे हैं साहब नाम के, तो पेपर में खबर छप के आप उसको पढ़िएगा। होटल ट्राइडेंट ठीक है, में चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है तो मैं छोटे छोटे 2 रिएक्शन दूंगा। मैं एलन राव साहब के पास चल रहा हूँ। राव साहब, लेकिन सवाल फिर घूम फिर के आता है पुलिस के ऊपर। अगर इस तरीके से पुलिस के ऊपर आरोप लगेंगे तो वो अफसर जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनको काम करने में दिक्कत होगी, या फिर दूसरी बात वो राजनीतिक आका अपना तलाशेंगे? यही ऑप्शन रह जाएगा उनके पास। रोहित जी, देखिए रोहित जी, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो डेफिनेटली उनको एक बार तो उनको ये समस्या पैदा होती है कि उनके मोरल डाउन होता है। लेकिन जब इंक्वायरी होती है और वो स्पष्ट रूप से उससे निकल कर आते हैं तो उनका पूरा मोरल फिर अप होता है। तो ये इस प्रकार से कोई अगर पुलिस ऑफिसर्स को मोटिवेटेड होकर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो अपने पॉलिटिकल उसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये बहुत ही गलत बात है। ये हमारे पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करने वाली बात होती है। तो ये इन सब से बचना चाहिए। ठीक है। अब मुकेश जी, आपका लास्ट कमेंट। उद्धव ठाकरे तो चुप हैं अभी तक, उनकी चुप्पी को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या करेंगे अब? देखिए महाराष्ट्र जो है कोई साधारण स्टेट नहीं है। ये हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, और इसकी छवि पूरी अंतरराष्ट्रीय है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस तरह से निकाला है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है। ये हमारी छवि करने में बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। लॉर्ड एक्टर ने कहा था करप्ट पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो ये अपने सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं। इनको महाराष्ट्र की जनता नजर नहीं आ रही। ये समझते T20 का मैच खेल रहे हैं, जल्दी जल्दी समेट लो, लूट लो, अपना वसूली कर लो, जहां से भी मौका मिले। वधावन ब्रदर्स को इन्होंने परमिट दिया था उठने के लिए संक्रमण के समय, और अपने रमणी के स्थान पर जाने के लिए। तो इनके तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। मैं समझता हूं महाराष्ट्र सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। उनको नैतिकता के आधार पर पूर्ण रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से उद्धव जी ने चुपचाप रख रखा है इस समस्या पर, तो वो दिखाता है कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो गलती नहीं मान रहे हैं। आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं तो गलती नहीं मान रहे हैं। अगर आपकी इतनी ताकत है तो आइए चुनाव में, खड़िए चुनाव और दिखाइए आपके उपलब्धियों का आप अपना पर्व बनाइए कि आपने बहुत उपलब्धियां की हैं। ठीक है, हिम्मत नहीं है इनके अंदर। ठीक है सर, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से ये एलिगेशंस लग रहे हैं, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं एक के बाद एक, पहले वसूली के आरोप लगाने वाला कौन? मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। वो कहते हैं कि 100 करोड़ की उगाही महीने की मांगते हैं। और अब ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट का खुलासा जिस तरह से हो रहा है, ये ठीक नहीं है। न पुलिस अफसर्स के मोराल के लिए ठीक है, न सरकार के लिए ठीक है, और न वो जनता जिसने विश्वास करके सरकार को इस पद पर बिठाया है उसके विश्वास के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, और जो लोग हैं इस वसूली गैंग में शामिल उनका पर्दाफाश होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।